हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मांग की लोच कर रहे थे पहले, तो उसी को हम जारी रखते हैं। और मांग की लोच में आज हम करेंगे मांग की बिंदु लोच। ठीक है, तो जो बिंदु लोच है उसकी ज्यामितीय विधि के द्वारा हम मांग की बिंदु लोच को मापने का तरीका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। अब देखिए, मांग की जो बिंदु लोच है उससे तात्पर्य यह है कि जब मांग की लोच में जब कीमत में बहुत कम अंतर पड़ता है, बहुत कम कीमत में अगर परिवर्तन होता है, तो मांग पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम कैसे मापेंगे। तो देखिए, ये मैं इधर ड्रॉ करती हूँ। अब मान लीजिए इधर हम ले लेंगे मांग की मात्रा और इधर हम लेंगे कीमत। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है। अब इस पर हम बहुत छोटा सा अंतर हम देखेंगे कि इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं इससे टेंजेंट होती हुई। अब देखिए, इसको हम लाइन को नाम दे देंगे एफ जी। हमने इसको नाम दिया, कुछ भी दे सकते हैं, ए बी एफ जी वॉट एवर, है ना। अब इसके ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, है ना। दो बिंदु हैं पी, इसको हमने नाम दिया पी और इसको हमने नाम दे दिया P1। अब यहाँ पर प्राइस OT प्राइस है, ओके। और इस बिंदु पर प्राइस है OM। दोनों पर मांग की मात्रा हो गई N और N1। ये हो गया हमारा बिंदु, ये वाला बिंदु हो गया K, और ये है हमारा परिवर्तन प्राइस में। ठीक है, और ये परिवर्तन है मांग में, राइट। अब हम इसको ज्यामितीय विधि के द्वारा इसको हम सॉल्व करते हैं कि इस P से P बिंदु तक की मांग की लोच क्या होगी, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन x, यानी चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। इसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो इसको हमने सॉल्व किया। तो इस तरह से ये चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू में P अपॉन X, इस प्रकार से हमने एक फॉर्मूला ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चेंज इन जो डिमांड है, दैट इज़ आप उस पर आप इसको ये जो डायग्राम है इसको देखते रहें। तो KP1 इज़ द चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस है हमारा PK, और इनटू में हो गया प्राइस NP, और जो डिमांड है वो है PK। ठीक है, सॉरी, डिमांड जो है आपका दैट इज ON। ठीक है, अब हम इसको देखें तो ये हमारा होगा, अब जो KP1 और PK ये जो है किसके बराबर है, ये जो है आपका KP1, वो KP1 इज इक्वल टू NG। ये वाला KP1 इज इक्वल टू NG, क्योंकि ट्रायंगल सेम है, उनके बेसिस सेम है और कोण सेम है। तो ऐसे में हम KP1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं NG, और इसी प्रकार से PK को हम लिख सकते हैं NP, है ना। ये जो PK है इसको हम NP लिख सकते हैं।
ट्रायंगल्स का अगर कोण सेम होता है और बेस सेम होता है तो उनको इक्वल्स हम रेशो सेम हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से हम ON इज इक्वल टू TP, देखते रहें आप डायग्राम में, ON इज इक्वल टू ये TP। ठीक है, अब इसमें हम इस प्रकार से देखें इसको कि जो हमारा ट्रायंगल है PNG जो ट्रायंगल है ना, वो सिमिलर ट्रायंगल है ना, किसके, ट्रायंगल FTP के, इक्वल टू ट्रायंगल FTP, है ना। तो ये दोनों सेम है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, NG अपॉन ON, इसको हम लिख सकते हैं NG अपॉन TP, या फिर PG अपॉन PF, वो भी सेम है। इसी प्रकार से PN बटे में FT और OT इज इक्वल टू FT, राइट। इसी प्रकार से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी PG अपॉन PF या NG अपॉन ON या OT बटा FT, समझे आप। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसमें तीनों दशाओं में अंश के ऊपर का और ऊपर जो भी, देखिए PG ये वाला बटा में PF, यानी निचला भाग किसी भी बिंदु का निचला भाग बटे में बिंदु के ऊपर का भाग, ठीक है। इसी प्रकार से NG अपॉन ON, तो NG अपॉन ON, तो यही आगे का भाग बटे पीछे का भाग। इसी तरह से OT अपॉन FT, तो इसमें भी OT अपॉन FT, यानी कि ये वाला भाग ऊपर और ये नीचे। तो कोई भी बिंदु अगर हम देखेंगे तो मांग की बिंदु लोच का क्या अर्थ हुआ कि अगर किसी बिंदु पर हमें ये पता करना है कि मांग की लोच क्या होगी, तो मांग की लोच होगी बिंदु से निचला भाग बटे बिंदु से ऊपर का भाग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका डिमांड कर्व है और इस पर ए बिंदु पर मांग की लोच पता करनी है, तो क्या होगा, AD अपॉन AD1 अपॉन AD, यानी ये बिंदु के निचला भाग और बिंदु के ऊपर का भाग। तो निचला भाग छोटा है, ऊपर का भाग बड़ा है। अगर हम कम संख्या में ज़्यादा संख्या का भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 से कम आएगा ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ क्या होगी, लेस देन 1, राइट, लेस देन 1। इसी प्रकार से अगर यहाँ करेंगे तो निचला भाग ज़्यादा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी मोर देन 1। तो इसी प्रकार से हर बिंदु पर हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि निचला भाग बटे ऊपर का भाग होगा, तो ये बीच में ये इस प्रकार से, इसका अर्थ ये हुआ कि जो मांग की लोच है वो ये मान लीजिए ए बिंदु, बी बिंदु, ये सी बिंदु, डी और ई 5 है। तो यहाँ तो दोनों भाग बराबर हैं, निचला और ऊपर का, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर निचला भाग छोटा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। लेस देन 1 होते होते यहाँ पर 0, क्योंकि निचला भाग कुछ है ही नहीं, और ये मोर देन 1 और यहाँ पर अनंत, ठीक है। इस प्रकार बिंदु लोच हम पता कर सकते हैं। अब जो मांग की लोच, इसी प्रकार से अगर हम किसी पर मांग की लोच किसी ऐसे डायग्राम पर जिसमें कि आपका अरेखीय है मांग वक्र, तो अगर ये डिमांड कर्व है
तो हम मान लीजिए इस पर हमें पता करनी है मांग की लोच, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इससे इस प्रकार से होते हुए, और ए बी सी, तो हम निचला भाग और ऊपर का भाग, अगर इस बिंदु पर करना है तो हम इस प्रकार से इसके साथ में लाइन खींच देंगे और फिर वही बिंदु के निचला भाग और ऊपर का भाग देख लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हम मांग की बिंदु लोच पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मांग की लोच है वो एक्चुअली इस पर निर्भर करेगा कि मांग की लोच को अगर हम कहेंगे कि मांग में कीमत से परिवर्तन होता है तो उसको हम कहेंगे मांग की कीमत लोच। ठीक है, इसी प्रकार कारण के आधार पर हम मांग की लोच को 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक मांग की है कीमत लोच, जिसमें क्या है कि डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, है ना। फिर मांग की आय लोच, कि अगर आय में परिवर्तन होगा तो आय के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अगर मांग में परिवर्तन आएगा तो हम उसको मांग की आय की लोच कहेंगे, और अन्य कीमतों की वजह से जो मांग की तिरछी लोच कहलाएगी वो, यानी एक्स वस्तु की डिमांड में अगर इसलिए फ़र्क पड़ जाता है कि प्राइस ऑफ वाई हैज़ चेंज्ड, ठीक है, तो ये मांग की तिरछी लोच कहलाएगी। और जिस प्रकार से मांग की कीमत लोच को हमने कैलकुलेट किया उसी तरह से सेम ये ऐसा होगा, सेम ही उसी तरह से इसको करेंगे। ये भी जैसे हमने कहा 5 प्रकार की हो सकती है, यानी इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1, मोर देन 1, इस प्रकार से, है ना, लेस देन 1। तो सेम प्रकार से जैसे आय बदलती है और आय के बदलने के परिणाम स्वरूप अगर डिमांड बदलती है या अन्य वस्तुओं की कीमतों के परिणाम स्वरूप मांग बदलती है तो उसको हम तिरछी लोच कहेंगे, और वो सेम ही प्रकार से कैलकुलेट होगी जैसे कि हमने मांग की कीमत लोच को कैलकुलेट किया है। अब देखिए मांग की जो लोच है वो, इस तिरछी लोच को हम प्रतिस्थापन लोच भी कह सकते हैं, है ना। अब हम ये देखेंगे कि मांग की लोच का कम और ज़्यादा होना किन कारकों पर या किन कारणों पर निर्भर करता है। तो मांग की लोच जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, उसका कारण पहला ये होगा कि स्थानापन्न वस्तुएं कितनी उपलब्ध हैं। स्थानापन्न वस्तुओं से मतलब है कि इसका समझिए सब्स्टिट्यूट्स, है ना। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे चाय महंगी हो जाए तो लोग चाय के स्थान पर कॉफ़ी पी सकते हैं, पर अगर कॉफ़ी अवेलेबल ही नहीं है तो चाय की लोच कम रहेगी, है ना, फिर तो चाय पीनी ही पड़ेगी। या आप ऐसे समझिए कि एक स्कूल है, उसकी फ़ीस ज़्यादा हो गई, तो दूसरा स्कूल अगर है पास में ही तो यहाँ से बच्चे निकल कर दूसरे स्कूल में आ जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ फ़ीस ज़्यादा होगी, वहाँ फ़ीस कम है अगर, तो क्या होगा कि मांग की लोच ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरा स्कूल है ही नहीं तो फिर मांग की लोच कम रहेगी, क्योंकि वहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे कीमत ज़्यादा हो गई, फ़ीस ज़्यादा हो गई तो भी दे करके पढ़ना पड़ेगा। तो स्थानापन्न वस्तुओं की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगा कि मांग की लोच ज़्यादा होगी या कम होगी। फिर वस्तु के उपयोग पर निर्भर करता है। कई बार एक ही वस्तु के कई उपयोग हैं, जैसे बिजली है, बिजली की कीमतें बढ़ भी जाएं तो भी लोग पेमेंट करते हैं क्योंकि बिजली से बहुत सारे काम होते हैं, है ना। लेकिन कोई वस्तुएं जो एक ही काम आती है, जैसे मत समझ लीजिए चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ महंगी हो जाएं तो लोग कम पहन सकते हैं क्योंकि चूड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं, एक ही उपयोग है ना। तो अगर ज़्यादा उपयोग है तो मांग की लोच कम होगी, कम उपयोग है तो मांग की लोच अधिक होगी। फिर वस्तु पर व्यय की जाने वाली राशि कितनी है, कि व्यय की जाने वाली राशि, मान ली बच्चे टॉफ़ी खाते हैं तो एक बच्चे को 10 रुपए की टॉफ़ी हम ले रहे हैं और वो 12 रुपए की हो गई, तो 2 रुपया कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है तो लोग ख़रीद लेते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी चीज़ जिस पर हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए घर में खाने पीने की चीज़ें हैं जिन पर कि
किचन के आइटम्स हैं वो अगर महंगे हो जाएं तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि व्यय की जाने वाली राशि काफ़ी ज़्यादा है। फिर वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो ज़रूरी वस्तु है कि लग्जरी वस्तु है ना। जैसे मान लीजिए पिक्चर देखना है, पिक्चर देखे बिना काम चल सकता है, और पिक्चर का टिकट महंगा हो जाएगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, मांग की लोच इसकी ज़्यादा है, या कम खरीदें, कम जाएंगे। लेकिन दवाइयाँ हैं तो दवाइयों को ख़रीदना ज़रूरी है, तो उसकी मांग की लोच कम होगी, क्योंकि वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करेगा, है ना। फिर वस्तु ड्यूरेबल है या शीघ्रनाशी है या देर तक चलती है, जैसे फ्रिज है, फ्रिज काफ़ी सालों चलता है ना। या टिकाऊ है या गैर टिकाऊ है ना। टीवी है तो एक ही बार तो ख़रीदना है, इसको अच्छा ख़रीदो, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें जो गैर टिकाऊ हैं, जिन फल सब्जियां हैं तो उनका उपभोग हम आज ना भी करें तो चलेगा, तो वो स्थगित की जा सकती हैं। फिर समय का प्रभाव पड़ता है, तो कीमत के बढ़ने पर उपभोक्ता धीरे धीरे अपने उपभोग को कम कर पाते हैं, एकदम से कम नहीं कर पाते, तो दीर्घ काल में वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। फिर आय के वितरण का प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था में आय का वितरण कैसा है उस पर भी निर्भर करेगा कि लोगों की इनकम ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा इनकम होगी लोगों की तो वो मांग की लोच कम हो जाएगी, और कम इनकम होगी तो मांग की लोच ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये मांग की लोच अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, और कोई समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों।